कोटि कोटि हम उठे उठाए, कोटि कोटि हम उठे उठाए, भारतीयता का नारा, भारतीयता का नारा, बड़े विश्व के बढ़ते कदमों, बड़े विश्व के बढ़ते कदमों, फिर हमको ललकारा, फिर हमको ललकारा, उठे देश के कण कण से फिर, उठे विश्व के कण कण से फिर, जन को आह्वान उठा, जन जन को आह्वान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा, गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का, फिर मंगल गान उठा, अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ले, करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। ठीक है, थोड़ा जो गड़बड़ हो रही थी वो ठीक हो गई। तो इसके साथ ही हम एक दो बार बोलेंगे, फिर शुरू में कोशिश करेंगे कि एक आध अंतरा या स्थायी हम सामूहिक इकट्ठे बोल सकते हैं। आखिर तक ये कोशिश रहे कि 18 तारीख को हम सब लोग इसको ठीक उच्चारण के साथ, ठीक स्वर के साथ और इकट्ठे बोल सके। एक आध बार अभ्यास करने के बाद फिर उस समय वो निश्चित करेंगे। पहले वाले सत्र में मैंने बताया था कि मोदी ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कठिनाई आ रही है, अब यहाँ पता नहीं नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्लो है। अगर किसी को डाउनलोड करना नहीं आता है तो हमारे यहाँ रजवाल जी हैं, उनके सारी टीम है, उनके पास जाकर हम अपने मोबाइल में मोदी ऐप को बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। और मोदी जी जो आज की डेट में उन्होंने कहा होगा वो भी आपके उसमें आ जाता है। आप एकदम जिसको कह सकते हैं ना कि फुली इन्फॉर्म्ड रहते हैं हर इस विषयों से, तो वो आप उसमें कर लीजिए। आप अपनी बात भी उनको लिख सकते हैं, उसमें सारे वो सिस्टम है, अपनी बात को लिख सकते हैं। मन की बात में अपनी बात को उसमें लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा, अगर किसी को कठिनाई भी आती है तो यहाँ है हमारे सोशल मीडिया के लोग, एक एक जाकर एक एक करके हम कम से कम अपने मोबाइल में हम सब लोग डाउनलोड करके ही जाए। इतना तो हम जो यहाँ कार्यकर्ता है ये तय करें कि हम मोदी ऐप डाउनलोड करके ही जाए और कल उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ उसमें अपनी ओर से उनको ग्रीटिंग, उनको जैसे मैंने बताया कि योजनाओं के साथ स्वच्छता का अभियान, बाकी सब चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब चीजों को हम उसके साथ हम डाल सकते हैं। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। जितने यहाँ हमारे जिलों, इधर आइए, कोहली साहब आ गया। जितने हमारे जिला के अध्यक्षगण यहाँ बैठे हैं, एक निवेदन किया था कि हमने जो कार्यालय के भूमि पूजन या कार्यालय के शिलान्यास, इधर आइए बाली जी, बीच में आ जाए। जो जिला के कार्यालय बनने हैं उनके भूमि पूजन या उनके शिलान्यास के लिए हम लोग ये जो आने वाले नवरात्रे हैं,
2 तारीख से या 1 तारीख से और 11 तारीख तक, उस बीच में हम लोगों ने तय किए होंगे, तो उनका दिन और समय ये यहाँ कपाई जी को बता कर जाएंगे, ताकि वहाँ किसी को भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता आए और अच्छा कार्यक्रम हो, इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इन दिनों में हम लोग अपने योजना के अनुसार उसको करें, लेकिन नाम कपाई जी को हम लोग लिखाएं, डेट, समय, दिन कौन सा है वो कपाई जी को लिखाएंगे, ताकि यहाँ से जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है, कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ एमएलएज हैं, उनको बता दिया जाएगा। इसकी थोड़ी हम लोग चर्चा करें। एक बार फिर चलाइए, एक बार फिर उसी हिसाब से हम गीत को बोलेंगे जैसे अभी हमने पहले बोला। गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा, अब फिर मंगल गान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। सौरभ से भर गई दिशाएं, अब धरती मुस्काती है, अब धरती मुस्काती है। कड़ कड़ गाता गीत गगन की, कड़ कड़ गाता गीत गगन की, सीमाएं दोहराती है, सीमाएं दोहराती है। मंगल गान सुनाता सागर, मंगल गान सुनाता सागर, गीत दिशाएं गाती है, गीत दिशाएं गाती है। मुक्त गगन में राष्ट्र पताका, मुक्त गगन में राष्ट्र पताका, लहर लहर लहराती है, लहर लहर लहराती है। तरुण रक्त अब लगा खोलने, तरुण रक्त अब लगा खोलने, हृदयों में तूफान उठा, हृदयों में तूफान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। रामेश्वर का जल अंजलि में, रामेश्वर का जल अंजलि में, काश्मीर की सुंदरता, काश्मीर की सुंदरता। आज का दूसरा सत्र और इस वर्ग का चौथा सत्र अभी आरंभ होने जा रहा है। इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमान सत शर्मा जी, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कृपया मंच पे आए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मां की चुनरी और चित्तर देकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करें।
जितेंद्र सिंह जी का विधिवत परिचय के लिए पूर्व विधायक श्री बोधराज जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। श्री बोधराज जी। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का पल है कि मैं एक हर दिल अजीज जम्मू कश्मीर के नेता का परिचय देने के लिए यहाँ स्टेज पर आया हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका जन्म गांव कलोटा, डिस्ट्रिक्ट डोडा 6 नवंबर 1956 को हुआ। इन्होंने MBBS की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और MD की डिग्री जम्मू कश्मीर से हासिल की। ये मेडिसिन के प्रोफेसर भी रहे। विद्यार्थी जीवन से ही ये विचार परिवार और अखिल भारत विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। आपने न केवल मधुमेह विशेषज्ञ हैं, परंतु लंबे समय से आपके लेख न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में अलग अलग समाचार पत्रों तथा मैगजीन में आते रहे हैं। 2008 के अमरनाथ भूमि संघर्ष के समय आप संघर्ष समिति में सदस्य रहे तथा अलग अलग टीवी चैनल्स पर और विशेषकर अंग्रेजी के चर्चाओं के कार्यक्रमों में आप संघर्ष समिति का बड़े जोरदार तरीके से पक्ष रखते रहे। आप 2011 में भाजपा में शामिल हुए और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। आप 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में कठुआ डोडा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा और विजय घोषित हुए। वर्तमान में जो 26 मई 2014 को सरकार बनी, उसमें आप केंद्रीय सरकार में PMO में राज्य मंत्री के नाते कार्य देख रहे हैं। आपके अधीन DOPT, पेंशन, ग्रीवेंसेस, अर्थ साइंस, डोनर, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्पेस एंड साइंस का काम भी देख रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो अपना सेशन यहाँ पर रखें। मंच पर विराजमान हमारे सबके प्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत्य शर्मा CA जी, महामंत्री संगठन अशोक कौल जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण श्री अशोक खजूरिया जी, हमारे मंत्रीगण श्याम जी, बाली जी, कोहली साहब, और मेरे साथ सर्वप्रथम दिल्ली से आए हुए डॉक्टर शंकर शास्त्री जी, जो हमारे प्रवक्ता मित्र भी रहे हैं संगठन में। यहाँ पर विराजमान सारे पदाधिकारी गण, मित्रों, और कोई छूट गया हो तो महामंत्रियों का नाम शायद छूट गया। हमारे हरिंदर जी, पवन जी, नरेंद्र जी, हमारे जुगाड़ू विधायक पठानिया जी, जुझारू भी और जुगाड़ू भी। उस बात का विवरण वो स्वयं करेंगे। वैसे तो ये परिचय की आवश्यकता नहीं थी और आमतौर पर प्रशिक्षण वर्गों में इस प्रकार की औपचारिकता का तकाजा भी नहीं रहता। आपका धन्यवाद इस परिचय के लिए। आदेश हुआ है कि
विदेश नीति पर बात करने का, और ये सत्र एक्सक्लूसिवली विदेश नीति, भारत की विदेश नीति और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी और किस प्रकार से वो वर्तमान स्वरूप में उभर कर आई, उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा समय लेकर के इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, फिर वर्तमान में आएंगे। मैं देख रहा था वो जो समय सारणी है उसमें लगभग 1 घंटा और 15 मिनट रखे गए हैं, परंतु मैं अध्यक्ष जी से ये निवेदन कर रहा था कि प्रयास करेंगे कि वक्ता कम बोले, विषय कम समय में रखने का प्रयास हो, और फिर बाकी मित्र अपने अपने विचार रखें ताकि ये इंटरैक्टिव सेशन बन सके और हमारी आपसी चर्चा में जो बातें निकलेंगी उससे बहुत सी ऐसी विषयों का और बातों का स्पष्टीकरण होगा जो शायद केवल मोनोलॉग से नहीं हो पाता। जहां तक विदेश नीति का संबंध, किसी भी देश की विदेश नीति हो उसके 2 पहलू होते हैं मोटे तौर पर, एक तो उसकी एक्सटर्नल डायमेंशन और एक इंटरनल डायमेंशन। और जब एक्सटर्नल डायमेंशन की बात चलती है कि तो समय जो तुरंत ध्यान में बात आती है कि उस समय या तत्कालीन विश्व का या भूगोल का स्वरूप क्या है जिस समय उस विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है, देश कोई भी हो, राष्ट्र कोई भी हो, भारत हो या कोई और देश हो। और जो इंटरनल डायमेंशन है का जिक्र आता है तो उसमें ये उल्लेख होता है कि उस समय उस देश की या उस राष्ट्र विशेष की आंतरिक स्थिति क्या है, उसके आंतरिक तकाजे क्या है। और अंततः जब भी ये योजना बनाने वाले, ये पॉलिसी मेकर्स विदेश नीति तय करते हैं किसी भी देश की, और चूंकि उन्हें राष्ट्र हित सर्वप्रिय होता है चाहे वो किसी भी देश के नेता हों, तो इन्हीं 2 पहलुओं का मिश्रण किस प्रकार इस तरीके से अमल में लाया जाए कि वो देश हित के लिए आखिरकार कार्यात्मक साबित हो। इस परिप्रेक्ष्य में जहां तक भारत का संबंध है, लेकिन उससे पहले ये भी कह दूं कि भले ही ये जो परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन जिसकी मोटे तौर पर बात की है, ये भी अपने में बदलती रहती है। विश्व कभी एक जैसा नहीं रहता, भूगोल की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, और भिन्न भिन्न देशों का आंतरिक समन्वय और विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ रिश्तों का आयाम भी बदलता जाता है। सो देयर इज अ कांस्टेंट वेरिएबिलिटी, which in other words you can not say exactly discontinuity, but variability without discontinuity। लेकिन एक विचित्र बात और जो ध्यान लेने लायक है कि जहां तक किसी राष्ट्र विशेष का संबंध होता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में वो बात उतनी ही लागू होती है कि इस डिसकंटिन्यूटी और वेरिएशन में एक कंटिन्यूटी भी साथ साथ चलती है। और आप पूछेंगे उसका क्या अभिप्राय, कि सरकारें बदल जाएं, राजनीतिक दल बदल जाएं, सत्ताधारी लोग बदल जाएं, बाकी नीतियों में परिवर्तन भी भले ही आ जाए, चाहे वो गृह नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो भिन्न भिन्न विधानों को लेकर के हो, परंतु अपेक्षा ये की जाती है, और भारत में और हमारे संविधान में ये प्रथा भी है और परंपरा भी बन चुकी है। The change of party in the ruling hierarchy, there is a certain degree of continuity always maintained in foreign policy and has to be maintained। और यदि उसमें कोई परिवर्तन आता है तो अक्सर उस परिवर्तन में केवल सत्ताधारी पार्टी का ही मत नहीं रहता, दूसरे दल भी उसमें आमतौर पर सहमत होते हैं, क्योंकि वो व्यापक हित के लिए परिवर्तन की गुंजाइश पैदा की जाती है। और इसीलिए कभी कभी इस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए सिंबॉलिज्म भी अनिवार्य होता है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो
एक बार एक प्रतिनिधि मंडल भेजना था भारत से, और उसकी अध्यक्षता के लिए उन्होंने जिम्मेवारी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी थी। सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूनैनिमिटी एज अ ट्रेडिशन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन रिपब्लिक। परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, समाज और संस्कृति के अन्य तत्वों के कारण कभी कभी उसमें क्षति भी पहुंचती है, परंतु कुल मिलाकर के दिस कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड एज सैक्रोसैंक्ट। और शायद इसीलिए जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद में चुन करके आए और सोवियत यूनियन के प्रधान क्रुश्चेव प्रवास पर आए थे, तो संसद के कॉरिडोर में से गुजरते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गायबाना सांसदों के साथ परिचय करवा रहे थे, तो वाजपेयी जी के आगे से गुजरते हुए उन्होंने कहा था, ही इज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। सो कहने का तात्पर्य ये कि ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारे गणराज्य के जन्मदाताओं ने परंपरा के तौर पर इनको स्थापित करने का प्रयास भी किया, और ये हमारी राजनीतिक विरासत का हिस्सा बन गए। अब लीजिए 2-3 भाग में इसको देखते हैं, फिर वर्तमान में आते हैं। स्वतंत्रता के समय सन 1947 में जो मैंने कहा कि एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन, तो जरा गौर फरमाइए कि उस समय विश्व का स्वरूप क्या था और भारत का क्या था। जहां तक विश्व का स्वरूप था, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसी समय घटी थी वो थी द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो अंग्रेजी साम्राज्य जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, वो बिखरने लगा था, और भारत की आजादी उसके बिखरने का एक मुख्य चिन्ह था। तभी चर्चिल ने कहा था कि आई डोंट वांट टू प्रिसाइड ओवर द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उसके खिलाफ थे, इसके विरोध भी करते रहे, बाद में भी करते रहे जब वो कंजर्वेटिव पार्टी में नेता विरोध बन गए और एटली प्रधानमंत्री बने। और उस ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभु सत्ता के समाप्त होने के कारण देयर वाज अ पावर स्ट्रगल इवन एट द वर्ल्ड लेवल, एंड एवरी अदर नेशन हैड टू एडजस्ट टू इट और अडेप्ट टू इट। दूसरा, इसी के शायद परिणाम स्वरूप 2 प्रमुख गुट सामने बन करके आए। वन ऑफ देम लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and the other one led by the Soviet Union, the then Soviet Union, सोवियत गणराज्य, जो उसके 20 वर्ष बाद वो भी बिखरा। और सारा विश्व और विश्व के अन्य देश कुछ अपने अस्तित्व के लिए, कुछ अपनी प्रगति के लिए, कुछ अपनी सुरक्षा के लिए, इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट के साथ जुड़ने की संभावनाओं का आकलन करने लगे। वेयर वुड वी बी बेनिफिटेड? सो देयर वाज एन इंटरफेस वेयर ऑल दीज प्रोस एंड कॉन्स वर बीइंग वेड बाय ईच ऑफ द नेशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा पहलू उस समय 1947 में भारत का स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त करके नया नया एक आजाद देश के रूप में सामने आना, वो एक इतिहास की घटना भी थी, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा विश्व में क्या स्थान रहे, किस देश के साथ किस प्रकार का रिश्ता रहे, और दूरगामी हमारा लाभ किसमें रहे, ये एक चिंता का विषय था। और इस पर राइटली और रॉन्गली ये कहूंगा, बिकॉज दैट इज फॉर द हिस्टोरियंस टू जज, there was a predominant influence of the then prime minister, the first prime minister जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो नेहरू जी का कद विश्व नेताओं में लगभग शुमार हो रहा था, and there was a visible Nehruvian influence on each of the policies formulated at the dawn of independence। और विशेषकर विदेश नीति में जो कि नेहरू जी स्वयं रुचि लेते थे, उस पर भी इसका असर आने लगा। मैंने कहा राइटली या रॉन्गली,
इसलिए कि यह हम इतिहासकारों पर छोड़ देंगे कि कौन से ऐसे उनके इनिशिएटिव थे जो बाद में जाकर के नकारात्मक भी सिद्ध हुए। जहां तक विदेश नीति का संबंध था, क्योंकि अगर यदि बात करने लगेंगे तो हम तो आदत है बोलने की, सारा दिन बोलते रहेंगे, तो केवल विदेश नीति तक ही अपने आप को सीमित करते हुए टू प्रीडोमिनेंट नेहरूवियन इन्फ्लुएंसेस वेर एंड विच fortunately or unfortunately, more so unfortunately, ended up in most unrewarding circumstances. एक था उनका पंचशील का सिद्धांत, जो चीन को लेकर के, कि प्रधानमंत्री को लगा कि ये जो गुटों में बटा हुआ विश्व है और एशिया के दो बड़े देश यदि साथ मिल जाएंगे तो शायद वो विश्व में शांति के मसीहा कहलाएंगे। पंचशील के सिद्धांत पर हिंदी चीनी भाई भाई का एक दौर आया, लेकिन नेहरू जी के जीते जी ही चीन का हमला हुआ 1962 में, और कुछ लोगों का मानना है कि उनके अकस्मात स्वर्गवास का वो कारण भी बना 1.5 वर्ष के बाद। The second Nehruvian influence prominently visible on the foreign policy was his obsession with non-alignment. उनको लगा कि हम विश्व में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट देने में सफल रहेंगे, और उस समय कुछ एक ऐसे नेताओं के साथ मिलकर के जो उनके हम उम्र भी थे, हम ख्याल भी थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट स्कॉर्नो, अरब के नासर और क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो, इन सब ने मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट का एक विचार विश्व के आगे रखा। इत्तेफाक है कि इस समय कैस्ट्रो अभी जीवित हैं बहुत वृद्ध अवस्था में, बाकी इनमें से हमारे बीच नहीं। लेकिन why I said that both these Nehruvian influences ended up in unrewarding results was, अभी 2 क्षण के बाद आपको बताऊंगा कि ये जो गुट निरपेक्षता की नीति जिसको बड़े फैनफेयर और हाइप के साथ आरंभ किया गया था, वो कुछ वर्षों तक इसकी बड़ी चर्चा भी रही, एक नए किस्म का कॉन्सेप्ट था। वो नेहरू जी के स्वर्गवास के मात्र 8 वर्ष के भीतर नकारात्मक साबित होने लगी। जब सन 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले एक टेंशन का वातावरण पैदा हुआ, और पुराने लोगों को शायद भी स्मरण होगा, यूएस की तरफ से 7th फ्लीट आया और इंदिरा जी के पास कोई और विकल्प नहीं रह गया और इंडो सोवियत ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। एंड इंडिया विजिबली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ to be officially an ally of Soviet Union, to hand out a warning to the United States that in case of any eventuality of threat, the consequences could be disastrous. और उससे परिणाम यह हुआ कि 7th फ्लीट वापस चला गया, और धीरे धीरे वो जो उत्साह था गुट निरपेक्ष देशों को लेकर के वो भी घटता गया, भले ही वो कॉन्सेप्ट अभी भी जिंदा है। और तीसरी बात जो आजादी के समय हमारे आंतरिक परिस्थितियों पर प्रभाव डाल रही थी, वो थी हमारी आर्थिक दशा। विश्व के देशों में बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिसिटी थी। भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग विद फूड स्कैर्सिटी। बाकी बातों की कल्पना करना तो हमारी कल्पना से ही दूर था। अब उसके बाद पहले 2 दशकों के बाद का जो, क्योंकि मैंने जब यहां आ रहा था तो मैंने सोचा कि विदेश नीति पर यदि बात की जाए तो उचित रहेगा कि इसे 3 कंठकालों में विभाजित किया जाए। फिर आता है 70 और 80 का दशक। अब ये 70 और 80 का दशक वो दशक था जब नेहरू जी चले गए थे, विश्व का संदर्भ बदल रहा था, and the predominant place was occupied by the defense strategies both within and outside India। और जो मैंने बात की 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी की, वो भी इसी दशक में संपन्न की गई। और साथ ही साथ 1971 की जंग,
जिसके दो परिणाम मैं देखता हूं, जो इतिहासकारों को शायद बाद में रोचक लगेंगे, बिकॉज व्हेन द हिस्ट्री इज इन मेकिंग एंड यू आर अ विटनेस टू इट, और समटाइम्स यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यू आर वॉचिंग थिंग्स हैपनिंग, यू डोंट एक्चुअली रियलाइज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. इट्स ओनली many more years later when you go through a deja vu, you realize it was remarkable to be standing in the company of Mr. Modi when he announced Swachhata Abhiyan from Red Fort. उस चीज का उस समय एहसास नहीं होता. और इसी प्रकार बांग्लादेश की लड़ाई और बांग्लादेश के जन्म के दो सीधे सीधे परिणाम हुए मेरी दृष्टि से. सबसे पहले इट सिग्नल्ड द नलिफिकेशन ऑफ द टू नेशन थियरी, जिस आधार पर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी. और जब ये पाकिस्तान की एक धर्म के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की चर्चा आई और विषय आया, उस समय भी यह विवाद का विषय था. मुस्लिम समुदाय के भी बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था. मैंने राज्यसभा में उस दिन कहा, लोगों को उसमें दिलचस्पी भी लगी कि एक मंच बना था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो कम्युनिस्टों के साथ जुड़ा था, जिसमें कैफी आजमी थे, साहिर थे, मोहसिन भोपाली थे, अली अकबर इलाहाबादी थे, अली सरदार जाफरी थे. इलाहाबादी तो नहीं, अली सरदार जाफरी. अकबर इलाहाबादी तो गुजर गए थे. who had vehemently opposed the concept of two nation theory. और जब विभाजन हुआ तो साहिर वॉज सो डिस्गस्टेड कि उन्होंने एक नज्म लिखी थी कि वो वक्त गया, वो दौर गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था. लेकिन शायद गांधी जी भी उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बंटवारा हुआ. और इस आधार को लेकर के हुआ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं. एंड देयरफॉर दोज हु हैड अपोज्ड द टू नेशन थियरी, द एंटायर विचारधारा एंड द एंटायर इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम फाउंड इट्स विंडिकेशन इन द बर्थ ऑफ बांग्लादेश. यदि ऐसा होता तो पूर्वी पाकिस्तान अलग ना होता. और आज भी बांग्लादेश, भले ही उसमें मुस्लिम समुदाय अधिक संख्या में हो, वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कहता. दूसरा, इसका सीधा सीधा परिणाम यह हुआ कि इंडिया इमर्ज्ड एज एन इनडोमिटेबल पावर, नॉट ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ना केवल भारतीय बर्रे सगीर या उपमहाद्वीप भारत जैसे कहते हैं, बल्कि इन द इंटायर साउथ ईस्ट एशिया. And therefore, Mrs. Gandhi at that time was rightly eulogized even by her opponents, including Vajpayee ji. और इसी दौरान 47, 65 और 71 के 3 जंग हुए. फिर आता है दशक 1990 का. 1990 के दशक की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी. अर्थशास्त्र में भी जो हम नेहरूवियन मॉडल लेकर के चले थे, जिसे कहते हैं लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो राइट ऑफ सेंटर होने लगा. और वो लोग जो लेफ्ट ऑफ सेंटर या नेहरूवियन, जैसे कहते हैं सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जिसको नाम दिया गया था, जिसको संज्ञा दी गई थी स्वतंत्रता के तुरंत बाद, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ये वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए जो इस संज्ञा के, इस फ्रेज के जन्मदाता थे. एंड देयरफॉर देयर इज ऑल्सो अ स्कूल ऑफ ओपिनियन विच बिलीव्स that this opening up of economy in 1990s, which had an impact on our foreign policy, क्योंकि ओपनिंग अप हुई तो फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में हुई, इन रिलेशन टू द फॉरेन कंट्रीज, was not totally out of conviction but also out of compulsion, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह गया था. जिस दिशा में सारा विश्व चलने लगा था और एक दुनिया सिमट करके एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी, और निश्चय ही इसका प्रभाव हमारी आंतरिक स्थिति पे तो होना ही था, जिसके कारण यह रास्ता अपनाया गया. इसका विदेश नीति पर भी होना अनिवार्य था.
और विदेश नीति के ही माध्यम से ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुआ। नरसिम्हा राव जी के दौर में आरंभ हुआ और वाजपेयी जी के नेतृत्व में इसे बड़े कुशल ढंग से आगे चलाया गया। और साथ ही साथ 90 के दशक में दूसरी घटना महत्वपूर्ण हुई, द एडवेंट ऑफ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन इंडिया एंड मोर सो इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो सीधा सीधा इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ संबंध रखता है। और इस प्रकार कुल मिलाकर के 90 का दशक led on to the reshaping of the foreign policy, and the main two concerns were A, economy, B, security. एक और हमें सारा विश्व जिस प्रकार आर्थिक प्रगति कर रहा था एक ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में, उसका पूरा लाभ उठाने की हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी कि हम उससे वंचित न रह जाएं। दूसरी ओर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती गई। एंड देन द टर्न ऑफ सेंचुरी, 21st century, एंड इफ आई वॉज टू राइट एन आर्टिकल जो बहुत देर से छूट गया, आई वुड से एंड देन केम मोदी। शताब्दी के बदलते आगमन हुआ एक और शख्सियत का, नरेंद्र भाई दामोदर मोदी के नाम पर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, गांधी जी जब आए 1913 में, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू कहते हैं कि शायद एक जरूरत थी एक व्यक्तित्व की जो गांधी के रूप में सामने आया, एंड इट सीम टू अस एज इफ it was a fresh breeze of air which was tempting us to spread our arms and take a deep breath. एक नई ताजा हवा का झोंका जिसमें जी चाहता था लंबी सांस लेकर के आनंद का अनुभव हो। और शायद 2000 के बदलते, so Modi's arrival as the chief minister of Gujarat itself is a turning point. ये बात अक्सर की नहीं जाती, मैं आज शायद पहली बार ये रख रहा हूं कि अक्सर इस कार्यकाल का उल्लेख अगले शतक में किया जाता है, लेकिन चूंकि हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो इसका विदेश नीति पर कैसे प्रभाव पड़ा विषय से बिना हटे हुए मैं आपके सामने रखूंगा। उस पृष्ठभूमि में, उस विचार में, उस विजन में, उस इनोवेशन में मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद ये कहीं महसूस होने लगा कि केंद्र की ओर से उतना सहयोग नहीं था जितना होना चाहिए था गुजरात में, और एक नया प्रयोग किया जो ना मालूम हमारे ध्यान में आया भी है कि नहीं। शायद इतिहासकार और एनालिस्ट